आज के इस वीडियो में हम 460 करोड़ वर्षों का इतिहास जानेंगे। हमारी यात्रा शुरू होगी उस पल से जब सूरज और पृथ्वी का जन्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कैसे तपती और जलती हुई पृथ्वी पर धीरे धीरे महासागर बने और इन्हीं महासागरों की गहराइयों में जली जीवन की पहली चिंगारी। फिर हम पहुंचेंगे उस युग में जब धरती पर राज करते थे विशालकाय डायनासोर। करोड़ों सालों तक चलने वाला यह साम्राज्य अचानक कैसे खत्म हो गया। इसके बाद शुरू होती है स्तनधारियों की कहानी। छोटे छोटे मैमल्स से लेकर आदि मानव तक का सफर, एक ऐसा सफर जो हमें दिखाता है कि जीवन ने कैसे खुद को ढाला और आगे बढ़ाया। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, होमो सेपियंस का जन्म। वैज्ञानिकों ने इस लंबे इतिहास को समझाने के लिए पृथ्वी के समय को 4 यान में बांटा है: हैडियन यान, आर्कियन यान, प्रोटेरोजोइक यान, फेनरोजोइक यान। आज से लगभग 4 से 5 अरब साल पहले हमारा सूरज और सौर मंडल अस्तित्व में ही नहीं था। उस समय अंतरिक्ष में केवल धूल और गैस के बादल थे और इन्हीं बादलों के बीच एक विशाल तारा मौजूद था। जब इस तारे की ऊर्जा खत्म होने लगी तब हुआ एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि गैस और धूल के कण हर दिशा में फैल गए। धीरे धीरे यही कण आपस में टकराने लगे। दबाव और गर्मी के कारण ये उल्कापिंडों में बदल गए और फिर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ने सबको खींचकर एक जगह जमा कर दिया। हाइड्रोजन और हीलियम लगातार इकट्ठा होते रहे। केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ा कि वहां हुआ नाभिकीय विस्फोट जिसने जन्म दिया हमारे सूरज को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज के चारों तरफ बची गैसें और चट्टानें लगातार घूम रही थीं। अरबों उल्कापिंड आपस में टकराते रहे। हर टकराव के बाद कुछ कण आपस में चिपक जाते। धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता गया और इन्हीं टुकड़ों से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। सूरज के करीब बने 4 ठोस ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये पथरीले ग्रह थे क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी थी कि हल्की गैसें वहां टिक नहीं पाती थीं। लेकिन दूर ठंडी जगहों पर बर्फ और गैस के विशाल ग्रहों का निर्माण हुआ: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आज हमें दिखती है पहले वैसी नहीं थी। उस समय यह जलते हुए लावे और जहरीली गैसों से भरी हुई थी। फिर हुआ एक ऐसा टकराव जिसने पृथ्वी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक ग्रह तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और फिर हुआ भयानक टकराव। इस टक्कर के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया। वही हिस्सा आगे चलकर हमारा चांद बना। चांद का बनना एक संयोग नहीं था बल्कि इसने पृथ्वी की किस्मत बदल दी। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने पृथ्वी के झुकाव और घुमाव को संतुलित किया। शुरुआती अरबों सालों तक पृथ्वी की सतह पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहे। चारों ओर लावा की नदियां बहती थीं। लेकिन धीरे धीरे उल्कापिंडों और धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर पानी पहुंचाया। इनकी टक्करों से बादल बने। लाखों सालों की बारिश से धीरे धीरे महासागरों और नदियों का निर्माण हुआ। लेकिन समय बीतने के साथ पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा। लगभग 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ की मोटी परत से ढक गई। वैज्ञानिकों ने इस घटना को स्नोबॉल अर्थ नाम दिया। उस समय पूरी पृथ्वी मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। इस हालात में जीवन का अस्तित्व नामुमकिन था। लेकिन गहराई में अब भी सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद थे। उनसे निकलने वाली गैसों ने वातावरण को गर्म किया और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और यहीं हैडियन यान खत्म होता है। पृथ्वी आग और बर्फ की कड़ी परीक्षाओं से गुजर चुकी थी। ज्वालामुखी अब शांत होने लगे और पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर होने लगा। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले पानी में घुली गैसें, ऊर्जा और बिजली की चक्रीय गतिविधियां सभी मिलकर एक मिश्रण बनाया।
जिसे वैज्ञानिकों ने प्राइमर्डियल सूप नाम दिया। और यही मिश्रण आगे चलकर जन्म दिया जीवन के पहले न्यूक्लियोटाइड को। यही न्यूक्लियोटाइड आगे चलकर आरएनए का निर्माण किया। लेकिन आरएनए स्थिर नहीं था। सैकड़ों वर्षों के इस प्रयोग ने साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को जन्म दिया। ये सूक्ष्म जीव बहुत ही सरल कोशिकाओं से बने थे, लेकिन ये यही जीव थे जिसने जीवन की पहली नींव रखी। हर नए विभाजन के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदलते वातावरण के अनुकूल होते गए। इन्हीं जीवों ने सूरज की रोशनी का उपयोग कर ऊर्जा बनाई और उपहार के रूप में ऑक्सीजन गैस छोड़ी। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और हमें पहला ऑक्सीजन इवेंट देखने को मिलता है। इस समय ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि अधिकांश साइनोबैक्टीरिया खत्म हो गए। वैज्ञानिकों ने इसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी नाम दिया। यह था पृथ्वी का पहला मास एक्सटेंशन। लेकिन समुद्र की गहराइयों में साइनोबैक्टीरिया अब भी जिंदा थे और यहीं पर आर्कियन इयान खत्म होता है। लेकिन जैसे ही प्रोटेरोजोइक इयान शुरू होता है, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि पृथ्वी पूरी तरह बर्फ के गोले से ढक गई। यह हुआ पहला आइस एज, जिसे वैज्ञानिकों ने हिरोशियन ग्लेशियर नाम दिया। पूरी पृथ्वी लगभग 20 से 30 करोड़ वर्षों तक बर्फ में जकड़ी रही। यह पृथ्वी का सबसे धीमा समय था, जो करीब 1 अरब सालों तक चला। इसी बीच समुद्र की गहराइयों में कुछ अद्भुत देखने को मिला। आर्किया ने बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया, जिसके अंदर था न्यूक्लियस, जो डीएनए को सुरक्षित रखने का हिस्सा था। इसी दौरान ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा ने वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण किया। ओजोन परत ने पृथ्वी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार सूरज की हानिकारक किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। इसके परिणाम स्वरूप जीवन अब केवल समुद्र की गहराइयों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पेड़ पौधे और छोटे छोटे जीव पृथ्वी पर भी कदम रखने लगे और यहीं प्रोटेरोजोइक इयान खत्म होता है और शुरू होता है फिनरोजोइक इयान, जो करीब 25 करोड़ वर्षों तक चला। वैज्ञानिकों ने इस युग को 3 एरा में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोजोइक एरा की, जिसे वैज्ञानिकों ने पुनः 6 पीरियड्स में बांटा है। कैम्ब्रियन पीरियड आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले धरती के इतिहास का ऐसा समय शुरू हुआ जिसने जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। कैम्ब्रियन पीरियड के शुरू होने से पहले धरती पर जीवन बहुत ही साधारण था। एक कोशीय या मुलायम शरीर वाले जीव जो केवल महासागरों की गहराइयों तक ही सीमित थे। लेकिन कैम्ब्रियन पीरियड के शुरू होते ही समुद्र के तट पर हजारों जीव प्रकट हुए। कुछ के शरीर में कठोर खोल था, कुछ ने कांटेदार कवच विकसित किया और कुछ बन गए तेज धर वाले शिकारी। यही वह दौर था जब शिकारी और शिकार की कहानी शुरू हुई। महासागरों में अजीबोगरीब जीव नजर आने लगे। एनोमलोकारिस लगभग 1 मीटर लंबा, जिसकी आंखें और मुख उस समय के सबसे भयानक शिकारी बनते थे। हैलिसिजेनिया कांटेदार वाला विचित्र जीव देखने को मिलता है। वहीं ओपाबीनिया 5 आंखों वाला विचित्र अजीबोगरीब जीव देखने को मिलता है। यही वह दौर था जब महासागर में पहली मछलियां जन्मी। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की हलचल समाप्त होने के बाद धरती का अगला अध्याय शुरू होता है, ऑर्डोविशियन पीरियड। अब जीवन और भी आगे बढ़ चुका था। महासागर और भी रंग बिरंगे जीवों से भर गए थे। समुद्र की गहराइयों में तैर रहा था ऑर्थोसेरस, एक लंबा शंख जैसा जीव जो उस समय के शिकारी में गिना जाता था। इसी दौरान महासागरों में छोटे छोटे पौधे भी उगने लगे। लेकिन इस समय आया पृथ्वी का दूसरा आइस एज, जिसमें लगभग 85% जीव नष्ट हो गए। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन। ऑर्डोविशियन के बाद शुरू होता है सिल्यूरियन पीरियड। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और समुद्र में जीवन फिर से गूंजने लगा। यही वह समय था जब पौधों ने पहली बार जमीन पर जड़ें जमाई और उनके साथ छोटे कीड़े और आर्थ्रोपॉड्स भी जमीन पर आने लगे। इसी काल में प्रकट हुए सी स्कॉर्पियन। लेकिन ये आज के बिच्छुओं की तरह नहीं थे।
ये लगभग 3 मीटर लंबे विशाल जीव थे जो अपने शक्तिशाली पंजों से शिकार करते थे। इसी दौरान पहली जबड़े वाली मछलियां प्लेकोडर्म्स भी सामने आईं। ये कवच पहने शिकारी महासागरों में राज करने लगे। धीरे धीरे धरती पर पहाड़ बनने शुरू हुए। यह पीरियड लगभग 5 करोड़ सालों तक चला। सिल्यूरियन के बाद आता है डेवोनियन पीरियड। अब धरती पर 30 मीटर लंबे पेड़ उगने लगे थे। इस समय समुद्रों पर मछलियों का राज था, छोटी जबड़े वाली फिशेज से लेकर कवच पहने हुए प्लेसोडर्म्स तक। कुछ प्लेसोडर्म्स तो 6 से 7 मीटर लंबे थे। इसी समय प्रकट हुई शुरुआती शार्क्स। हालांकि वे आज की शार्क जैसी नहीं थीं, लेकिन फिर भी यह उस युग की सबसे खतरनाक शिकारी थीं। यही वह काल था जब सामने आया रहस्यमयी जीव टिक्टालिक। यह मछली अपने मजबूत पंखों का उपयोग कर पानी से बाहर निकलने लगी। यह पीरियड लगभग 6 करोड़ सालों तक चला और इसके समाप्त होने के बाद शुरू हुआ अगला पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। धरती विशाल जंगलों से भर चुकी थी। इस समय हमें विशाल पेड़ देखने को मिलते हैं जिनकी लंबाई 30 मीटर तक पहुंच जाती थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक थी। इसी वजह से 2 से 3 मीटर लंबे बिच्छू, 1 मीटर लंबे ड्रैगन फ्लाई जैसे कीट, आर्थ्रोप्ल्यूरा जैसे विशाल कीट इसी काल में अम्फीबियंस विकसित हुए जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। और फिर प्रकट हुए एमनियोट्स, ऐसे कशेरुकी जीव जिनके अंडों का मजबूत खोल उनके बच्चों को सुरक्षित रखता था। अब जीवन को जमीन पर रहने के लिए पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इस समय ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 35% तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण जंगलों में आग लगना आम बात हो गई थी। आज जो कोयला हम इस्तेमाल करते हैं वह इन्हीं जंगलों से बना था। अब बात करते हैं पर्मियन पीरियड की। इस समय तक 4 पैरों पर चलने वाले जीव विकसित हो चुके थे, लेकिन यही काल धरती के इतिहास का सबसे भयावह समय साबित हुआ, क्योंकि इसी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 96% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव हमेशा के लिए समाप्त हो गए। इस विनाश का कारण क्या था, आज तक वैज्ञानिकों में मतभेद है। अब तक के वीडियो में हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के लंबे इतिहास को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा। फिर इस फेनोजोइक यान को 3 एरा में बांटा गया। पैलियोजोइक एरा को आगे 6 छोटे पीरियड्स में बांटा गया। अब हम बात करते हैं मेसोजोइक एरा की, जिसे वैज्ञानिकों ने पुनः 3 पीरियड्स में बांटा है। पर्मियन पीरियड में जो जीव बच पाए थे उन्होंने जमीन के नीचे छिपकर किसी तरह अपना अस्तित्व बचाया। लाखों वर्षों तक जानवर खुद को छिपाए रहे और एक बार फिर पृथ्वी पर पेड़ पौधों का जीवन लौटने लगा। ट्रायसिक वह काल था जब डायनासोरों का जन्म होने वाला था। शुरुआती डायनासोर आकार में छोटे थे, कुछ बिल्ली या कुत्ते जितने। कुछ 2 पैरों पर दौड़ते थे तो कुछ 4 पैरों पर चलते थे। इसी काल में उत्पन्न हुए पहले स्तनधारी छोटे चूहे जैसे जीव, जो दिन में डायनासोरों से छिपे रहते और रात में सक्रिय होते। अब बात करते हैं जुरासिक पीरियड की, जिसे हम सबने फिल्मों में भी देखा है। यह डायनासोरों का स्वर्ण युग था। अब डायनासोर पूरी पृथ्वी पर राज करने लगे थे। धरती पर विशाल ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे शाकाहारी डायनासोरों का राज था। इनकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वे पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियों तक पहुंच जाते थे। लेकिन अगर हम एलोसोरस जैसे मांसाहारी डायनासोरों की बात करें तो ये अपनी ताकत और तेज दांतों से धरती पर राज करते थे, जो सामने वाले शिकारी को चीर कर रख देते थे। टेरोसौर आसमान का सबसे बड़ा शिकारी। इसके पंख कई मीटर लंबे होते थे और यह उस युग का सबसे खतरनाक उड़ने वाला जीव था। जुरासिक ही वह समय था जब असली उड़ने वाले आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों का जन्म हुआ। वहीं समुद्रों में भी विशाल शिकारी राज कर रहे थे। इक्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस जैसे समुद्री दैत्य आज की शार्क से भी तेज गति से तैरते थे। वे इतनी तेजी से हमला करते कि उनके शिकार को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। क्रेटेशियस पीरियड डायनासोरों का चरम समय था। जमीन पर
टायरानोसोरस रेक्स टी रेक्स राज करता था, जो लगभग 7 मीटर लंबा और 10 टन वजनी था। ट्राइसेराटॉप्स अपने विशाल सींगों के साथ जंगलों में दौड़ते थे। वेलोसिरैप्टर छोटे लेकिन बहुत तेज और चालाक शिकारी थे। समुद्र में मोसासॉरस, जो लगभग 15 मीटर लंबा था, राज करता था। यह आज की व्हेल मछली से भी बड़ा था। वहीं आसमान में क्वेटज़लकोअट्लस का राज था, जिसके पंख हवाई जहाज से भी लंबे थे। लेकिन हर साम्राज्य की तरह यह साम्राज्य भी खत्म हो गया। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले 10 किलोमीटर चौड़ा एक उल्कापिंड, जो 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था, मेक्सिको के चिकशुलूप क्षेत्र में टकराया। यह टक्कर कोई साधारण घटना नहीं थी। इस टक्कर से मानो लाखों एटम बम एक साथ फटे हों। हजारों किलोमीटर क्षेत्र जलकर राख हो गया। समुद्र में सुनामी उठने लगी। पूरा आसमान धूल और धुएं से भर गया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। इसके कारण पेड़ पौधे सूखने लगे। शाकाहारी जानवर भूख से मरे और मांसाहारी जानवर शिकार की कमी से। धीरे धीरे विशालकाय डायनासोरों का अंत हो गया। लेकिन छोटे छोटे स्तनधारी अब भी जिंदा थे, जो डायनासोरों के अंत के बाद अब बिना छिपे रहने लगे और एक बार फिर से पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल होने लगा। यहीं पर क्रिटेशियस पीरियड और साथ ही मेसोजोइक ईरा का अंत होता है। डायनासोरों के अंत के बाद धरती पर सुनोजोइक युग की शुरुआत होती है और इसी युग को आगे चलकर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। स्तनधारी यानी ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। इन्हीं स्तनधारियों में से एक शाखा थी प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स ऐसे जानवर थे जिनकी आंखें आगे की ओर होती थीं, हाथ पांव लचीले थे, नाखून मौजूद थे और दांतों के अलग अलग प्रकार पाए जाते थे। प्राइमेट्स का जन्म डायनासोरों के अंत के समय के आसपास हुआ। पुराने जीवाश्मों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले धरती पर छोटे छोटे छछूंदर जैसे जीव रहते थे, जिन्हें परगाटोरियस कहा जाता है। ये असली प्राइमेट्स तो नहीं थे, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर वास्तविक प्राइमेट्स का विकास हुआ। परगाटोरियस गिलहरी जैसे छोटे जीव थे, जो पेड़ों की डालियों पर दौड़ते, कीड़े मकोड़े और फल खाते थे। यहीं से 2 मुख्य समूह बने, एडापिड्स और ओमोमाइड्स। एडापिड्स आज के लीमर जैसे दिखते थे, वहीं ओमोमाइड्स से आगे चलकर टार्सियर जैसे जीव विकसित हुए। इनकी आंखें सामने की ओर थीं, जिनसे गहराई और दूरी का अंदाजा लगाना संभव हुआ। नाखून और पकड़ने वाले हाथों का विकास हुआ। शरीर में लचीलापन आया और इस वजह से ये पेड़ों पर ही अपना घर बनाते थे। वहीं पेड़ों पर कूद फांद करते हुए उन्होंने जीवन को ढाल लिया। इन्हीं से करीब 3.5 करोड़ वर्ष पहले मिस्र के फायुम क्षेत्र में प्राइमेट्स की एक नई किस्म उभरी, जिसे एंथ्रोपॉइड्स नाम दिया गया। यही वे जीव थे जिनसे आगे चलकर बंदर, एप्स और इंसान बने। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले धरती पर एप्स यानी होमिनॉइड्स का उदय हुआ। भारत के हरे भरे जंगलों में मिले जीवाश्म हमें बताते हैं कि यहाँ शिवापिथेकस जैसे जीव रहते थे। ये दिखने में आज के औरंगुटान जैसे थे। इनकी लंबी भुजाएं और लचीले कंधे इन्हें पेड़ों पर झूलने में मदद करते थे। वहीं तुर्की में अंकारापिथेकस और दूसरी कई प्रजातियां भी पाई गईं, जो इनकी करीबी रिश्तेदार थीं। इनका जीवन ऊंचे पेड़ों की शाखाओं और बेलों के बीच गुजरता था। ये फल खाते, पत्तियां चबाते, छोटे छोटे झुंड में रहते ताकि शिकारियों से बच सकें। करीब 1 करोड़ 70 लाख वर्ष पहले एप्स 2 बड़ी शाखाओं में बांट गए, लेसर एप्स, ग्रेट एप्स। करीब 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की तपती धूप और फैलते हुए घास के मैदानों के बीच एक नई प्रजाति जन्मी, साहेलैंथ्रोपस चाडेंसिस। यह न तो पूरी तरह बंदर था और न ही इंसान। इसके सिर और रीढ़ की हड्डी की बनावट ने इसे बाकी जीवों से अलग बना दिया, क्योंकि यह इशारा करती थी कि यह जीव 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था। हालांकि इसका मस्तिष्क केवल 350 सीसी का था।
फिर भी यह अफ्रीका की कठिन जमीन पर जिंदा रहने में कामयाब रहा। यह झुंड में चलता, कभी पेड़ों से फल खाता और जरूरत पड़ने पर शिकारी की ओर नजर भी रखता था। यही बदलाव हमारे पूरे विकास की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। 2 पैरों पर खड़ा होना इंसानियत की असली नींव बन गया। करीब 45 लाख वर्ष पहले अगला होमिनिन सामने आया, आर्डिपिथेकस रामिडस। इसके पैर इंसानों जैसे थे और इसकी हड्डियों की बनावट इसे लंबी दूरी तक चलने देती थी। यह जीव पेड़ों की सुरक्षा और जमीन की आजादी दोनों का फायदा उठा रहा था। यानी अब यह इंसानों की दिशा में एक और बड़ा कदम था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आगमन करीब 40 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के विशाल सवाना मैदानों पर एक अजीब सा जीव उभरा। इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका अर्थ है दक्षिण का बंदर। यह कद में बहुत छोटा था, मुश्किल से 3 से 4.5 फीट लंबा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यह पूरी तरह से 2 पैरों पर खड़े होकर चलता था। सीधे खड़े होकर चलने के कारण यह दूर तक देख सकता था और यह बहुत जरूरी था, क्योंकि अफ्रीका के घास के मैदानों में हर जगह शिकारी घात लगाए बैठे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दूर तक देखकर खतरे को पहले ही पहचान सकता था। इसके दिमाग का आकार 500 से 550 सीसी के बीच था। यह छोटा सा दिमाग भी पहले के किसी भी होमिनिन से बड़ा और अधिक स्मार्ट था। यह कभी लकड़ी से फल गिराता तो कभी पत्थर से हड्डियां तोड़कर उनमें से मज्जा निकालकर खा लेता। भले ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने नुकीले हथियार नहीं बनाए थे, लेकिन उसने प्रकृति की वस्तुओं को औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सन 1974 में वैज्ञानिकों को इथियोपिया की रेत में एक छोटा सा कंकाल मिला। यह एक मादा थी, लगभग 32 लाख वर्ष पुरानी। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा लूसी। लूसी ने यह साबित कर दिया कि इंसानों जैसी चाल करोड़ों साल पुरानी है। जब वैज्ञानिकों ने लूसी की हड्डियों को जोड़कर उसका ढांचा खड़ा किया, तो दुनिया ने पहली बार अपने सबसे पुराने पूर्वज को देखा, जो सचमुच इंसान की तरह चलता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दुनिया बेहद खतरनाक थी। वे न तो तेज थे और न ही सबसे ताकतवर। फिर भी वे शेर, चीते और लकड़बग्घों जैसे जानवरों से बच पाए, सिर्फ एक वजह से, सहयोग और सामूहिकता। वे झुंड में रहते, एक दूसरे को चेतावनी देते और मिलकर जीवित रहते। इंसानियत की यह आदत, मिलकर जीना, यहीं से शुरू हुई। करीब 27 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की धरती पर पैराथ्रोपस की एक नई प्रजाति उभरी। पैराथ्रोपस नाम का अर्थ है इंसानों के बगल में खड़े होने वाले। ये इंसानों के बेहद करीब थे, लेकिन इंसान नहीं। पैराथ्रोपस का शरीर छोटा था, लेकिन ताकतवर। इनकी लंबाई 4 से 4.5 फीट के बीच और वजन 40 से 45 किलो तक होता था। इनका मस्तिष्क 500 से 550 सीसी तक का था। सबसे अद्भुत थे इनके जबड़े, जो इतने मजबूत थे कि कठोर पौधे, घास की जड़ें और सख्त नट्स भी आसानी से तोड़कर खा लेते थे। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इन्हें रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेसिस नाम दिया, यानी ऐसे जीव जो लगभग पूरी तरह शाकाहारी भोजन करते थे। पैराथ्रोपस छोटे छोटे समूहों में रहते। उनका ज्यादातर जीवन भोजन खोजने में बीतता। उनकी दुनिया बहुत सीमित थी। उन्होंने न तो औजार बनाए और न ही अपने भोजन की आदतें बदली। यही उनकी आगे चलकर सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, क्योंकि उसी समय दूसरी प्रजातियां औजार बना रही थीं और नई रणनीतियों से आगे बढ़ रही थीं। लेकिन पैराथ्रोपस एक ही जगह पर ठहरे रहे। ताकत उनके पास थी, लेकिन बदलते वातावरण में ढलने की क्षमता नहीं। यही वजह रही कि करीब 10 लाख वर्ष पहले यह प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। करीब 25 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पैराथ्रोपस जब विलुप्त हो रहे थे, तभी करीब 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की धूल भरी धरती पर होमो इरेक्टस आए।